वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर। प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमने पिछली क्लास में अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। हमको क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। किस स्थिति में? एक बिंदु है, वो कहाँ पर है? निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। देखिएगा, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, मतलब वह बिंदु जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष यानी कि वही विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है। वो क्या करता है? द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q +q और इसका नाम है A और इसका नाम दे दिया हमने B। क्या बोल रहा है? जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक, देखिए ये द्विध्रुव अक्ष है, इसके लंब अर्धक यानी कि अर्धक यानी कि आधा और लंब अर्धक यानी कि लंबवत, ठीक है। द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होना चाहिए, यानी कि द्विध्रुव अक्ष है, इसका लंब अर्धक यानी लंबवत 90 डिग्री के साथ और अर्धक मतलब आधा लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो उस बिंदु को, यानी कोई पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसको अपन P नाम देते हैं, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी कि इस बिंदु को अपन क्या करना है? क्या कहते हैं? चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा, चित्र में ऐसा आज का सिंपल सा चित्र बनता है। तो चित्र में देखिए क्या क्या है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना है, जो +q -q आवेशों से मिलकर बना है, यानी A पर +q B पर -q, ठीक है। दोनों द्विध्रुव आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यानी कि ये दोनों द्विध्रुव आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। देखिए 2l, पूरी लंबाई कितनी है? 2l है। अब आगे देखिएगा, इसका मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। देखिए, अपन ने अभी पढ़ा कि लंब अर्धक यानी कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु, एक बिंदु है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? O नाम दिया। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये फाइनली एक चित्र बनता है। दोनों द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब यहाँ पर O जो है मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब अगर ये पूरा 2l है तो B से लगा O l हो जाएगा और O से लगा A की दूरी भी l हो जाएगी। l + l 2l हो जाएगी। O से P की दूरी कितनी है? r। अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, E1 और E2। देखिए, E पर +q आवेश है और +q आवेश के कारण क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। इस कारण E की जो दिशा है वो बाहर की ओर है
और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इस कारण इसका क्षेत्र जो है माइनस क्यू आवेश की ओर है। अब देखिएगा अपन एक डेरिवेशन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अतः बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, ए के कारण E1। तो देखिए E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन AP स्क्वायर। क्यू क्या है, आवेश है बिंदु ए पर, AP क्या है, बिंदु ए से P के बीच की दूरी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु B है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इस बिंदु B के कारण बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है E2। E2 क्या होता है कि ये माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन BP स्क्वायर। इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा सेम उसी प्रकार, क्योंकि AP इक्वल BP, यानी कि जितना AP है उतना ही BP है। देखिए AP इक्वल BP। ठीक है, अतः E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे, यानी कि AP के बराबर BP है, तो E1 और E2 दोनों परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए E1 इक्वल E2, तो जितना E1 है उतना ही E2 होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी तीव्रता, ये होता है E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन जो बनी है कि E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आया कैसा, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अपन घटकों में वियोजित करेंगे। देखिएगा यहाँ पर दोनों घटक दोनों E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है, यानी दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसलिए यहाँ पर E1 और E2 दो लंबवत घटकों में विभाजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, E1 E2 दो लंबवत घटकों में विभाजित हो जाएंगे, और ये घटक जो होंगे वो cos थीटा व sin थीटा में विभाजित हो जाएंगे। अब देखिए घटक होते क्या है, मान लो मेरे पास एक छोटा सा चित्र है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो लंबवत जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है, इस पर हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा, चाहे ऊपर हो या नीचे, साइन थीटा है ना। ऊर्ध्वाधर या लंबवत में क्या होगा, साइन थीटा, और जो क्षैतिज रेखा है इसमें हमेशा क्या आएगा, कोस थीटा, इधर भी कोस थीटा। इसी से अपन घटकों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर साइन थीटा और क्षैतिज रेखा पर कोस थीटा। अब देखिएगा यदि ये OP रेखा है, इस OP रेखा को अपन सीधा आगे बढ़ाएं। ठीक है, कि अगर इस OP रेखा को अपन आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा E1 क्यों लगे, इसके पास क्या E1 साइन थीटा, और यदि एक इसके विपरीत यानी इस दिशा में अपन बढ़ाए तो अब यहाँ पर अपने को मिलेगा E1 cos थीटा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो यदि हम OP रेखा को आगे बढ़ाए तो हमें मिलेगा E1 साइन थीटा, और हम इसको इस दिशा में बढ़ाए तो हमें मिलेगा E1 cos
थीटा। ठीक है, दोनों के मध्य में 90 डिग्री का कोण है। एक बनेगा E1 साइन थीटा और दूसरा घटक बनेगा E1 कोस थीटा। अब हम बात करते हैं E2 घटक की। ठीक है, क्या लेंगे हम? E2 घटक। जिस प्रकार एक घटक हमने ऊपर लिया था, सेम एक घटक हम क्या लेंगे? नीचे की ओर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा E2 घटक के लिए E2 साइन थीटा। क्या बनेगा? E2 साइन थीटा। E1 घटक के लिए हमने एक रेखा को ऊपर को बढ़ाया था, हमें मिला था E1 साइन थीटा। और एक घटक E2 घटक के लिए नीचे को अपन इसको बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? E2 साइन थीटा। ये होगा दूसरा घटक। अब दूसरा घटक भी उसी डायरेक्शन में होगा जो पहला घटक हुआ था हमारे पास E1 कोस थीटा। तो दूसरा घटक भी इसी डायरेक्शन में होगा, कहीं न कहीं वो होगा E2 कोस थीटा। कंडीशन वही, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, दूसरे घटक में क्या किया हमने? एक रेखा नीचे को ले गए, हमको मिला E2 साइन थीटा। और दूसरी बार हमने उसी डायरेक्शन में लिया है जिस डायरेक्शन में हमें E1 साइन थीटा मिला था। तो दूसरा घटक क्या होगा हमारे पास? E2 कोस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों क्या है? परिणाम में बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा की दिशा नीचे की ओर है। क्या है? परिणाम में बराबर लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा है E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। अब यहाँ देखिए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों की दिशा है एक और ही है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है? सेम है, एक साइड ही दोनों की दिशा है। अतः ये दोनों जो घटक है आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए वो इक्वेशन अपने को मिली थी कि E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया पूरी इक्वेशन कि इन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। यदि दोनों का डायरेक्शन विपरीत दिशा में तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए E इनका फाइनली जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बनेगा E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है, E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए बताया गया है कि E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा कहाँ से आया था। अब देखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, हमारे पास जो इक्वेशन आई, हमने ऊपर पढ़ा था कि AP इक्वल BP तथा E1 E2 परिमाण में बराबर होंगे, इसलिए E1 इक्वल E2। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब देखिए E1 इक्वल E2, तो मैं क्या करूँगा? इस E2 की जगह इस E2 का मान रख दूँगा E1। तो देखिए ये फाइनली क्या बना? E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। अपन ने कुछ नहीं किया, इस E2 की जगह अपन ने इस E2 का मान रखा E1, तो यहाँ पर क्या रख दिया? E1। ये बना E इक्वल E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। दोनों प्लस है, सेम आपस में जुड़ जाएंगे, ये बनेगा E इक्वल 2E1 कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर हमारे पास समीकरण ये रही फर्स्ट। E1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन AP स्क्वायर। ठीक है, अपन ने क्या किया है? यहाँ पर E1 का मान रखा है यहाँ पर, तो देखिए E सेम टू सेम इक्वल 2 E1 का मान रखा अपन ने यहाँ से, ये मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपन AP स्क्वायर और कोस थीटा, और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें AP स्क्वायर और कोस थीटा का मान निकालना है इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र के माध्यम से AP
स्क्वायर और cos थीटा का मान निकालना है यहाँ से। देखिएगा कैसे होगा ये। देखिएगा हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज POA में देखिए POA ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये इसका 90 डिग्री कोण, ठीक है। तो ये कर्ण बनेगा, ये थीटा है तो ये लंब बनेगा और ये आधार, ठीक है। कर्ण लंब आधार। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है POA। किस लिए लिया है कि हम AP स्क्वायर और cos थीटा का मान फाइंड कर सके। देखिए हम समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए मान रखिए कर्ण क्या होता है, कर्ण यहाँ पर जो दिया गया है कर्ण AP, तो यहाँ पर हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर लंब क्या है OP स्क्वायर प्लस आधार क्या है OA स्क्वायर। आगे देखिए AP स्क्वायर बराबर देखिए OP, O से लगाकर P के बीच की दूरी कितनी है R, O से लगाकर P की दूरी कितनी R है, तो यहाँ पर हो जाएगा R और इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस OA और O से लगाकर A के बीच की दूरी कितनी L, तो ये हो जाएगा L का वर्ग। वर्ग क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास AP स्क्वायर बराबर है R का वर्ग प्लस L का वर्ग। जैसे ये वर्ग हटेगा तो सामने वाली चीज़ अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, यानी कि AP स्क्वायर बराबर अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। सॉरी यहाँ से ये वर्ग हट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा AP इक्वल अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। अब पूर्ण त्रिभुज POA में फिर से POA में अब हमें किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। किसका, cos थीटा। और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार क्या है यहाँ पर OA, तो ये हो जाएगा OA अपॉन कर्ण क्या है यहाँ पर AP, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पर AP। अब मान रख देंगे। फाइनली हमारे पास क्या बचा है cos थीटा बराबर OA अपॉन में AP। अब देखिएगा OA का मान कितना है OA L, यहाँ देखिएगा cos थीटा बराबर L और AP का मान अभी हमने निकाला, ये होता है अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। देखिएगा अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। अब AP तथा cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर ये मान जो अपन ने निकाला AP का मान निकाला और cos थीटा का मान जो निकाला अपन ने, ये मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या बोल रही है, ये हमारी समीकरण नंबर 3 2A इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपन AP स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब हम दोनों का मान रखेंगे। देखिए E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर का मान कितना R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, इसका मान अपन ने यहाँ से रखा है। अब cos थीटा का मान रखना है, cos थीटा का मान कितना है ये वाला L अपॉन अंडर रूट R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ठीक है। तो L अपॉन अंडर रूट R का वर्ग प्लस में L का वर्ग। अब देखिएगा E इक्वल इस 2QL को हम साथ में लिख देंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2
क्यू एल और अपन में क्या बन रहा है ये आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग और अंडर रूट के अंदर आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आगुणक मान कितना होता है, यह पीछे अपन पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, P इक्वल 2QL। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस 2QL की जगह अपन इस 2QL का मान रख देंगे P। तो देखिएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस यहाँ पर मान रख रहा हूँ मैं P अपॉन इसको ऐसा कैसा है आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। अब देखिए ये अंडर रूट है और अंडर रूट को अपन लिख सकते हैं आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग और इसकी पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मान कितना होता है, ये अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। देखिए इसका आधार और इसका ये दोनों सेम है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। इनको सोल्व करने कितना आएगा 3/2। तो फाइनली दोनों को साथ लेके इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं अपन 3/2। तो देखिएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन में आर का वर्ग प्लस में एल का वर्ग और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि 3/2 पावर कैसे आया होगा। जब आधार समान हो तो घातें क्या होगी, जुड़ जाती। देखिए ये दोनों आधार एक जैसे हैं, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो दोनों को एक साथ लिख के पावर को अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो अर्थात L < R, यानी कि L जो द्विध्रुव की जो लंबाई है वो क्या है बहुत कम हो, किसकी तुलना में R की तुलना में। तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, यानी L का मान अपन यहाँ पर 0 रख सकते हैं। देखिए तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा R की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी चल रही है 3/2। अब हम इसको फाइनली एक बार और अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P R की पावर 2 इंटू 3/2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर 3। और हम ये पूरा जो डेरिवेशन सोल्व किया है, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाल रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि E निरक्षीय इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर 3। और फाइनली यही हमारा व्यंजक है, सूत्र है। यही निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तीव्रता का सूत्र है। तो आज हमने एक डेरिवेशन सोल्व किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा। साथ ही अगर कोई आपको फिर भी कोई परेशानी हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा,
ताकि हम फिर से इस पर एक नया वीडियो अपलोड कर सकें। एक बार पुनः मैं इस पूरे सोल्व किए हुए डेरिवेशन को आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। सेम इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है। जय हिंद, जय भारत।